जय श्री राम दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं सनराइज ऑफिशियल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मेरे दोस्त, जैसा कि स्टेप टू स्टेप भारतीय इतिहास से चला हुआ है, तो आज मैं एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं और उस टॉपिक का जो नाम पड़ता है, उस टॉपिक का नाम पड़ता है मेरे दोस्त क्या नाम पड़ा, मौर्योत्तर काल। तो यहां से भी है ना, एग्जाम के अंदर बताऊंगा कि क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं और क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम के अंदर नहीं आते। तो मैंने आपके सामने क्या लिखा भाई, मौर्योत्तर काल लिखा, या इसके स्थान पर आपको जो याद रखना है, आपको याद रखना है मेरे दोस्त क्या विदेशी आक्रमण। जो भारत के अंदर जो ये विदेशी आए थे और इन विदेशियों ने आकर भारत पर मेरे दोस्त के कर दिए थे, आक्रमण कर दिए थे। तो सारी की सारी बात जो है ना, आज हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। दो पार्ट बनाऊंगा आज, क्योंकि कई वंश आएंगे, बताऊंगा क्या क्या आएगा क्या क्या ना आएगा। तो आपको क्या याद रखना, तो शुरुआत करते हैं मेरे दोस्त यहां से सबसे पहले क्वेश्चन की। तो आपको याद होगा मेरे दोस्त, मैंने आप लोगों को एक बात लिखवाया था, मैंने आपको मौर्य साम्राज्य लिखवाया था। तो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद, केवल याद रखना, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत के ऊपर, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत के ऊपर छोटे छोटे वंशों ने क्या किया था, राज किया था। तो यहां से याद रख सकते हो, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद में दोस्त क्या किया था, भारत के ऊपर छोटे छोटे वंशों ने राज किया था। तो आज वो छोटे छोटे जो वंश है ना, आज वही आप लोगों के सामने मेरे दोस्त यहां पर लेकर के आने वाला हूं। तो देखते हैं सबसे पहला मेरे दोस्त जो वंश निकल करके आता, वो कौन सा निकल करके आता है। सबसे पहले जो भारत के अंदर जो विदेशी आए थे, वो कौन आए थे। तो आपको पहला जो वंश याद रखना जिसने आक्रमण किया था, उसका नाम पड़ा मेरे दोस्त क्या नाम पड़ता है, हिंदू यूनानी पड़ता है। कई बार ये क्रम वाइज भी पूछ सकता है, पहले नंबर पर किसने किया, दूसरे पर किसने किया, तीसरे पर किसने किया, फोर्थ स्थान पर किसने किया, पहले स्थान पर कौन आए, हिंदी यूनानी आए। इनको इंडो ग्रीक भी बोलते हैं, तो हिंदी यूनानी बोल सकते हो। इसके बाद दूसरे स्थान पर जो आते हैं, वो शासक जो आते हैं, उनका नाम पड़ता है मेरे दोस्त क्या शक शासक। तो यहां से इस बात को याद रखना, पहले स्थान पर कौन आए, हिंदू यूनानी आए, दूसरे स्थान पर कौन आए, शक शासक आए, और तीसरे स्थान पर जो आएंगे उनका नाम पड़ता है मेरे दोस्त क्या, आपको याद रखना है पार्थियन वंश याद रखना है। या तो पार्थियन वंश आप लोगों के एग्जाम के अंदर मिलेगा, या इसके स्थान पर आपको क्या याद रखना है, पहलव वंश याद रखना है। या तो पार्थियन वंश निकल करके आएगा, या आपको मेरे दोस्त क्या याद रखना है, पहलव वंश याद रखना है। इसके बाद जो चौथे स्थान पर आएंगे, वो चौथे स्थान पर जो आते हैं एग्जाम के अंदर पूछेगा, वो कुषाण आते हैं। तो यहां से चार वंश आपको आज मैं बताने वाला हूं। पहले वंश का जो नाम पड़ा हिंदू यूनानी आता है, दूसरे स्थान पर शक शासक आते हैं, और तीसरे स्थान पर पार्थियन वंश या पहलव वंश आता है, और चौथे स्थान पर कौन आते हैं, कुषाण वंश आता है। तो बारी बारी से पढ़ेंगे इन चीजों के बारे में कि एग्जाम के अंदर क्या क्या पूछेगा और क्या क्या नहीं पूछेगा। सबसे पहला जो वंश हम लेकर के चलते हैं, उस वंश का जो नाम पड़ता है, उस वंश का नाम पड़ता है मेरे दोस्त क्या हिंदू यूनानी पड़ता है। तो यहां से याद रख सकते हो कि ना याद रख सकते हो, पहले मैंने आप लोगों को बता दिया। तो आज मैं जो जिक्र करने वाला हूं, चार वंशों के ऊपर जिक्र करने वाला हूं। सबसे पहला जो वंश निकल करके आया, उस वंश का नाम मेरे दोस्त क्या पड़ा, हिंदू यूनानी पड़ा। जो ये हिंदू यूनानी भारत के अंदर जो आए ना, ये उत्तर पश्चिमी भारत के अंदर आए थे। तो यहां से सबसे पहली बात आपको क्या ही याद रखना है, ये याद रखना है, जे हिंदू यूनानी जो भारत के अंदर आए ना, वो किस भाग के अंदर आए थे, यूनान से तो आए थे। पहला जो आपको याद रखना है, भारत के अंदर किस भाग के अंदर आकर के इन लोगों ने आक्रमण किया था, तो उत्तर पश्चिमी भाग के अंदर इन लोगों ने क्या किया था, आक्रमण किया था। तो ये बात आप लोग याद रख सकते हो कि भारत के अंदर जो हिंदू यूनानी जो आए, इन लोगों ने भारत के अंदर किस भाग के अंदर आक्रमण किया था, आपको याद रखना है उत्तर पश्चिमी भाग के अंदर। और उत्तर पश्चिमी भाग के अंदर जो भाग किया, वो साम्राज्य कहां पर पड़ता है, आपको याद रखना मेरे दोस्त क्या, आपको ये याद रखना है,
ये इन लोगों ने कहां से भारत के अंदर एंट्री किया था? अफगानिस्तान से इन लोगों ने क्या किया था, ये याद रखना, एंट्री किया था। और इन लोगों ने जो आक्रमण किया था, इन लोगों ने आक्रमण किया था मेरे दोस्त क्या, पाकिस्तान के अंदर एक स्थान पड़ता है, उस स्थान का नाम पड़ता है मेरे दोस्त क्या, पंजाब पड़ता है। पहले पाकिस्तान के पंजाब के अंदर हिंदू यूनानियों ने आक्रमण किया, इसके बाद इन लोगों ने मेरे दोस्त जो दूसरे स्थान पर आक्रमण किया था मेरे दोस्त, कहां पर किया था, एक सिंध नामक स्थान पड़ता है। और ये सिंध नामक स्थान भी कहां पर पड़ता है, पाकिस्तान के अंदर। देखो मैंने 2-3 बातें बताई हैं। पहला, जो भारत के अंदर जो भी विदेशी आए, जितने भी विदेशी आए, उनने किस भाग पर आक्रमण किया, उत्तर पश्चिमी भाग पर आक्रमण किया। किंगे तब बढ़िया करे थे, अफगानिस्तान था, उत्तर पाकिस्तान साइड था, क्योंकि पाकिस्तान जो था ना वो भारत का एक अभिन्न अंग था, है और हमेशा रहेगा। तो इस बात में याद रखियो। इसके बाद में दोस्तों जो आप लोगों को याद रखना है, यहां से क्या बात एग्जाम के अंदर पूछेगा और क्या बात एग्जाम के अंदर नहीं पूछेगा। सबसे दूसरी बात जो इस यहां से आपको याद रखना है कि इस हिंदू यूनानी वंश का जो संस्थापक माना जाता है, सबसे कठिन क्वेश्चन यही है कि इस हिंदू यूनानी इस वंश का जो संस्थापक माना जाता है उसका नाम क्या पड़ता है। तो आपको क्या याद रखना है, उसका नाम पड़ता है मेरे दोस्त क्या, डेमेट्रियस पड़ता है। तो यहां से इस बात को याद रख सकते हो कि इस हिंदू यूनानी वंश का जो संस्थापक माना जाता है, उस संस्थापक का नाम क्या पड़ा, उसका नाम पड़ा मेरे दोस्त क्या, डेमेट्रियस पड़ता है। और इस डेमेट्रियस ने जो अपनी राजधानी बनाया था, तो यहां से यह बात याद रखना, इस डेमेट्रियस ने जो अपनी राजधानी बनाया था, इसने अपनी राजधानी किसे बनाया था। तो यह बात भी आप लोगों को याद रखना है कि इस व्यक्ति ने जो अपनी राजधानी बनाया, किस स्थान को बनाया, उस स्थान का नाम पड़ता है मेरे दोस्त क्या, साकल नामक स्थान पड़ता है। कदे को साकल याद रख ले, साकल नामक स्थान पड़ता है। और ये साकल नामक जो स्थान पड़ता है कहां पर पड़ता है, पाकिस्तान के अंदर पड़ता है। और इसका वर्तमान में जो नाम पड़ता है, वर्तमान नाम इसका क्या पड़ता है, सियालकोट पड़ता है। तो यहां से इस बात को याद रखना, सियालकोट इस राजधानी का मेरे दोस्त क्या नाम पड़ता है, इसका वर्तमान नाम पड़ता, जो कि कहां पर पड़ता है, पाकिस्तान के अंदर पड़ता है। इसके बाद यहां से क्वेश्चन लिखना है, ये भारत के अंदर आने वाला एक ऐसा शासक था, या एक ऐसा शासक था, एक राजा था, ये जो डेमेट्रियस प्रथम जो है ना, भारत के अंदर आने वाला ये पहला ऐसा शासक था जिसने पड़ोसी राज्यों के साथ, ये पहला ऐसा शासक था जिसने पड़ोसी राज्यों के साथ व्यापार को बंद कर दिया था। तो यह बात याद रख लोगे, ऐसे शासक का या ऐसे राजा का या ऐसे वंश का नाम बताओ जिसने पड़ोसी राज्यों के साथ में दोस्त किसको कर दिया था, व्यापार को बंद कर दिया था। उस शासक का नाम क्या पड़ता है, डेमेट्रियस पड़ता है। ये कहां के थे, यूनान से आए थे। किस भाग में आकर रुके थे, सबसे पहले में वो आए थे उत्तर पश्चिमी भाग में। कौन आया था, डेमेट्रियस प्रथम आया था। किंग है अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध नामक क्षेत्र पर इन लोगों ने क्या किया था, आक्रमण किया था। और राजधानी कौन सी बनाई थी, साकल बनाई थी। साकल कित पड़े, पाकिस्तान में, वर्तमान नाम के सियालकोट पड़े। इसके बाद जो एग्जाम के अंदर पूछेगा, इसके बाद में दोस्त जो आपको याद रखना है, आपको मेरे दोस्त क्या याद रखना है, यहां से याद रखना, इसके बाद जो इस गद्दी पर बैठेगा उस व्यक्ति का जो नाम पड़ता है मेरे दोस्त क्या, मिनाडर पड़ता है। मिनाडर जो था ना, ये हिंदू यूनानी वंश के शासकों के अंदर ही आता है। यहां से आपको फिर याद रखना है, मिनाडर जो है ना, ये मिनाडर मैंने आप लोगों को पहले लिखवाया था, इसके बारे में लिखवाया था। ये मिनाडर किसका समकालीन था, तो याद रखना मिनाडर जो है ना, ये किसका समकालीन था, मैंने आप लोगों को पहले बताया था। ये बताया था कि मिनाडर किसका समकालीन माना जाता है, पुष्यमित्र शुंग का समकालीन माना जाता है। तो यार तो यह बात याद रख लोगे रहे, या तो यह एग्जाम में आओगा कि पुष्यमित्र शुंग
सुंग का समकालीन जो था वो कौन था, वो याद रख लियो, मिनाडर था। और ये मिनाडर कौन था, हिंदू यूनानी था, जो किताए थे उत्तर पश्चिमी भाग में आए थे, पाकिस्तान के अंदर आकर रुके थे। यो वो मिनाडर था जो सा पुष्यमित्र सुंग का मेरे दोस्त के था, वो मेरे दोस्त समकालीन माना जाता है। इसके बाद क्वेश्चन आता है, इस पुष्यमित्र सुंग ने, पहले तो समकालीन था लेकिन क्या करया, इस पुष्यमित्र सुंग ने है ना मिनाडर को क्या कर दिया था, हरा दिया था। यार तो यह बात मैंने पहले बता रखी है, इस पुष्यमित्र सुंग ने इस मिनाडर को क्या कर दिया, हरा दिया। हराया क्यों, तो यार तो यह बात भी निकल का आई ना, इसको हराया क्यों, क्योंकि ये मिनाडर जो था ना, ये पुष्यमित्र सुंग के राजवंश का, तो यहां से इस बात को याद रखना, ये पुष्यमित्र सुंग के राजवंश का बंटवारा करना चाहता था, बंटवारा करना चाहता था। पहली बात तो इसका हरण का एक कारण था, यो पुष्यमित्र सुंग के राजवंश का बंटवारा करना चाहता था। और दूसरा जो कारण था, इस हरण का दूसरा कारण जो था, इसका दूसरा कारण मेरे दोस्त के था, यो उज्जैन पर कब्जा करना चाहता था। तो यार तया बात याद रख लोगे, पहला कारण के था कि यो इसके राजवंश का बंटवारा करना चाहता था, और दूसरा कारण के था कि यो मिनाडर जो था ना, यो क्या करना चाहो था, इसके उज्जैन पर कब्जा करना चाहो था। यह बात पुष्यमित्र सुंग ने बेरा लागी, पुष्यमित्र सुंग ने यो क्या कर दिया, हरा दिया। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि यो तो किसका समकालीन था, पुष्यमित्र सुंग का, लेकिन इस मिनाडर के समकालीन कौन था, इस मिनाडर के समकालीन कौन था। तो यार तो यह बात भी पूछ सका है, यो क्वेश्चन एग्जाम में आ सका है कि मिनाडर किसका समकालीन था, आपको याद रखना पुष्यमित्र सुंग का समकालीन था, लेकिन मिनाडर के समकालीन कौन था, यह बात आपको याद रखनी है। यह किसके समकालीन माना जाता है, आपको याद रखना मेरे दोस्त, किसके, नागसेन के समकालीन। तो यार तो याद रख लोगे, नागसेन के मेरे दोस्त यू के था, समकालीन था, कौन था, यो मिनाडर था। इसके बाद आपको याद रखना है, इस मिनाडर के ऊपर एक किताब लिखा गया है, इसे मिनाडर के ऊपर मेरे दोस्त क्या लिखा गया है, एक किताब लिखा गया है। यह भी कई बार एग्जाम के अंदर पूछी गई है कि मिनाडर के ऊपर जो किताब लिखा गया है, उस किताब का नाम क्या पड़ता है, उस किताब का नाम पड़ता है मेरे दोस्त, क्या नाम पड़ा, मिलिंद पंधो नामक एक किताब थी। मिलिंद पंधो नामक जो किताब थी ना, या किसके ऊपर लिखी गई, मिनाडर के ऊपर लिखी गई, या इसके स्थान पर इस किताब का दूसरा नाम पड़ता मेरे दोस्त के मिनाडर का पर्सन याद रखना है। यह क्वेश्चन एग्जाम में आवे ना कि मिनाडर का पर्सन किसने लिखा, मिनाडर की किताब किसने लिखी, या किताब मेरे दोस्त किसने, या लिखी गई थी मेरे दोस्त किसके द्वारा, मिनाडर के ऊपर लिखी गई थी। और इस किताब को किस भाषा के अंदर लिखा गया था, इस किताब को आपको याद रखना मेरे दोस्त, किस भाषा के अंदर लिखा गया था, प्राकृत भाषा के अंदर लिखा गया था। इसके बाद जो आपको याद रखना है, ये पहला ऐसा विदेशी है जिसने मेरे दोस्त किसको अपनाया था, बौद्ध धर्म को। तो यार तया बात भी याद रख लियो रे, यो मिनाडर पहला ऐसा विदेशी है, पहला ऐसा विदेशी है जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो यार तया बात याद रखना है कि ऐसे विदेशी का नाम बताओ जिसने सबसे पहले मेरे दोस्त किस धर्म को अपना लिया था, बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो कई पॉइंट निकल कर आए, पहला ऐसा विदेशी कौन था जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया था, तो उसका नाम क्या पड़ा है भाई, वो उसका नाम पड़ा है मेरे दोस्त के, उसका नाम पड़ेगा मिनाडर पड़ेगा। और ये पहला ऐसा विदेशी था जिसने भारत के आने के बाद अपना धर्म परिवर्तन कराया था। पहला तो ये विदेशी था जिसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, पहला ऐसा विदेशी है जिसने क्या किया था, अपना धर्म का परिवर्तन किया था, मतलब धर्म परिवर्तन किया था। तो इस बात में भी याद रख लेना भाई, पहले ऐसे विदेशी का नाम बताओ जिसने अपना धर्म परिवर्तन किया था। तो धर्म परिवर्तन करने वाले विदेशी का नाम क्या पड़ा है, तो उसका नाम पड़ेगा मिनाडर पड़ेगा। इसके ऊपर कौन सी किताब लिखी गई है, मिलिंद पंधो, या मिनाडर का पर्सन लिखा गया है, किस भाषा में लिखी गई है, प्राकृत भाषा में। किस वंश का यो शासक था, हिंदू
यूनानी वंश का शासक था। कितना यूनान आए थे, किंग बड़े थे। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग अफगानिस्तान था, पंजाब तो होकर कहीं भारत वहां कहीं कब्जा करना चालू किया था। इसके बाद क्वेश्चन आता है, इन हिंदू यूनानियों ने भारत के अंदर एक सिक्का चलाया। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आओगा, इस बात में याद रखियो। इन एक सिक्का चलाया था और वो सिक्का जो था ना रोमन पद्धति पर आधारित। तो याद रख लियो, रोमन पद्धति पर आधारित एक सिक्का चलाया। और वो सिक्का जो चलाया था ना, वो सिक्का मेरे दोस्त इन लोगों ने किसका चलाया था? वो सोने का चलाया था, चांदी का चलाया था, शीशे का चलाया था, या और किसी मेटेरियल का चलाया था? तो याद रखना, रोमन पद्धति पर आधारित इन लोगों ने जो सिक्का चलाया था वो किसका चलाया था? आपको याद रखना मेरे दोस्त, क्या सोने का चलाया था? यहां से 3 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनते हैं। मैंने आप लोगों को पिछली क्लास के अंदर बताया था मेरे दोस्त कि सबसे ज्यादा शीशे के सिक्के किस के वंश के अंदर चले। शीशे के सिक्के बताना किस वंश के अंदर चले, आप लोगों को बताना है। सबसे ज्यादा प्रोटीन के सिक्के किस वंश के अंदर चले, आप लोगों को बताना कि वो कौन सा वंश था जिस वंश के अंदर सबसे पहले मेरे दोस्त किसके सिक्के चले थे? शीशे के सिक्के और प्रोटीन के सिक्के चले थे। तो रोमन पद्धति पर आधारित सबसे पहले जो ये सिक्के चलाए थे, सोने के सिक्के चलाए, तो किन के द्वारा चलाए गए थे? आपको याद रखना है, हिंदू यूनानियों के द्वारा चलाए गए थे। इसके बाद याद रखना है, सबसे ज्यादा जो शुद्ध सोने के सिक्के चलाए, तो यह बात भी एग्जाम के अंदर पूछेगा। सबसे ज्यादा जो शुद्ध सोने के सिक्के चलाए, सबसे ज्यादा जो शुद्ध सोने के सिक्के चलाए ना, वो किन के द्वारा चलाए गए थे? अभी आएगा आप लोगों को, वो याद रखना मेरे दोस्त, कुषाण वंश के अंदर आएंगे। तो कुषाण वंश के द्वारा मेरे दोस्त क्या किया गया था? सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। देखो 3 बात आई। पहला, रोमन पद्धति पर आधारित सोने के सिक्के किसने चलाए? वो चलाए हिंदू यूनानियों ने चला दिए भाई। सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए? वो चला दिए भाई कुषाण वंश ने। और सबसे ज्यादा जो सोने के सिक्के चलाए थे, सबसे ज्यादा जो सोने के सिक्के चलाए थे, लो भाई यातायात बात भी पूछ लेगा। सबसे ज्यादा जो सोने के सिक्के चलाए वो किन के द्वारा चलाए थे? तो उसका नाम पड़ता है मेरे दोस्त, उस वंश का नाम पड़ता है गुप्त काल के अंदर। तो यार इस बात में याद रखियो, तीनों बात बता दी हैं। सबसे पहले हम जो रोमन पद्धति पर आधारित तो सोने के सिक्के चलाए थे, किन के द्वारा चलाए गए थे? वो चलाए गए थे मेरे दोस्त, किन के द्वारा चलाए गए थे? हिंदू यूनानियों के द्वारा चलाए गए थे। इसके बाद आपको दूसरी बात बताई, सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के किन के द्वारा चलाए गए? वो चलाए गए कुषाणों के द्वारा। और सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किन ने चलाए थे? गुप्त वंश के अंदर। तो ये तो थे कौन थे? हिंदू यूनानी थे। इसके बाद जो दूसरे स्थान पर आते हैं भारत के अंदर, उनका नाम पड़ता है मेरे दोस्त क्या? शक शासक पड़ता है। तो यहां से भी कई बार एग्जाम के अंदर एक छोटा मोटा क्वेश्चन पूछ लेता है। आप लोगों को फिर भी बताता हूं, क्योंकि मेरे दोस्त सीक्वेंस में चला हुआ है। सीक्वेंस में पढ़ने का मजा ही अलग होता है, और जिसको पढ़ने में मजा आ जाए ना, तो समझ लेना मेरे दोस्त वो ऊंचाई को छूने वाला है, ऊंचाइयों के पास पहुंचने वाला है। अन्यथा मेरे दोस्त पढ़ाती तो दुनिया है, अपना तरीका अलग होता है। केवल और केवल पढ़ाने का दुनिया का तरीका अलग होता है, तभी तो मेरे दोस्त आप लोगों के सामने निकल करके आते हैं। और आप लोगों ने जो 3 महीने के अंदर हम लोगों को प्यार दिया, आप लोगों का तहे दिल से मेरे दोस्त मैं आज भी धन्यवाद करता हूं और कल भी धन्यवाद करूंगा। 2000 सब्सक्राइबर दिए, 1900 के करीब दिए आप लोगों ने, तो मेरे दोस्त आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद बनता कि ना बनता है? तो जय हिंद दोस्तों आप लोगों का। इसके बाद जो शक शासक आते हैं, उन शक शासकों के द्वारा क्या था? पहली बात, वो तो यूनान से आए थे। ये शक शासक मेरे दोस्त कहां के शासक थे? तो आपको याद रखना मेरे दोस्त, कहां के शासक माने जाते हैं? चीन के शासक माने जाते हैं। तो शक शासक जो थे ना, ये किसके शासक थे? चीन के शासक थे। और इस शक शासक का
जो संस्थापक माना जाता है। तो यहां से इस बात को याद रखना, तो याद क्या रखना है कि इन शक शासकों का जो संस्थापक था, उस संस्थापक का नाम क्या पड़ता है, उसका नाम पड़ता है मृदुस के मोगा पड़ा है। मोगा याद रख लियो, आदमी था कदे और कुछ मोगा सोच जाओ ना, और नहीं सोचना है। तो इस शक शासक जो थे इनका संस्थापक कौन था, मोगा याद रख लियो, या मोगा ना छोड़ो था। इसके बाद हमने जो याद रखना है इसका दूसरा नाम याद रख लियो, माउस याद रख लियो, या इसके स्थान पर मैं दोस्त आपको क्या याद रखना है, मोआ याद रखना है। मोआ, मोआ मुंह में पानी आ गया क्या देगा। तो पहला के याद रखना, मोगा याद रखना, दूसरा के याद रखना, माउस याद रखना, और तीसरा के याद रखना, मोआ याद रखना। इसने के करा था, इस वंश का जो संस्थापक माना जाता है। और जो ये संस्थापक जो थे ना, इनकी एक जनजाति थी, उस जनजाति का जो नाम पड़ा, मतलब ये जो शक शासका की जो जनजाति थी ना, उस जाति का के नाम पड़ा है, उस जनजाति का नाम पड़ता है मेरे दोस्त क्या, सीथिया जनजाति या सीथिया कबीले के लोग थे। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो शक शासक जो माने जाते हैं ना, वो किस जनजाति से माने जाते हैं, सीथिया जनजाति से माने जाते हैं या सीथिया कबीले से माने जाते हैं। और ये कबीला कहां का एक कबीला माना जाता है, आपको याद रखना है मेरे दोस्त, कहां का, ये आपको चीन का याद रखना है। इसके बाद जो एग्जाम के अंदर पूछेगा, इस शक शासकों की कितनी शाखाएं थी, तो इसके बाद जो आपको याद रखना है ना, आपको क्या याद रखना है, इन शक शाखाओं की, मतलब शक शासकों की जो शाखाएं पड़ती हैं, किनकी कितनी शाखाएं पड़ती हैं, तो इनकी 5 शाखाएं थी। और इनमें सबसे मजबूत जो शाखाएं मानी जाती है, आपने एक नाम सुना होगा रुद्रा दामन का, तो सबसे प्रतापी जो राजा है, उस इन शक शासकों में जो सबसे प्रतापी राजा माना जाता है, तो उस प्रतापी राजा का जो नाम पड़ता है, उस प्रतापी राजा का नाम क्या पड़ता है। तो यार इस बात ने याद रखियो, गणा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि शक शासकों के अंदर जो सबसे प्रतापी राजा माना जाता है, उस प्रतापी राजा का नाम क्या पड़ता है, उसका नाम पड़ा मेरे दोस्त क्या, रुद्रा दामन पड़ता है। तो याद रख लोगे कि नहीं याद रख लोगे, शक शासकों के अंदर जो मेरे दोस्त सबसे प्रतापी शासक था, प्रतापी राजा था, उसका के नाम पड़ा है रुद्रादामन पड़ा है। शक शासकों की कितनी शाखाएं मानी जाती है, 5 शाखाएं। सबसे मजबूत शाखा किसकी थी, रुद्रादामन की थी। इस रुद्रादामन ने क्या किया था, इस रुद्रादामन ने मेरे दोस्त गुजरात पर शासन किया था। यार तो बात याद रख लियो कि यह जो रुद्रादामन था ना, इस रुद्रादामन ने जो शासन किया था, वो शासन कहां पर किया था, इसने शासन किया था मेरे दोस्त कहां पर, गुजरात पर शासन किया था। और इस रुद्रादामन ने एक अभिलेख लिखवाया था, उस अभिलेख का जो नाम पड़ता है, तो यार तया बात भी याद रखनी है कि इसे रुद्रादामन ने जो अभिलेख लिखवाया था, उस अभिलेख का नाम क्या पड़ता है। तो इसका जो अभिलेख था ना, उस अभिलेख का नाम पड़ा मेरे दोस्त क्या, जूनागढ़ का अभिलेख। तो यार तया बात याद रख लोगे, जूनागढ़ अभिलेख पड़ा है। जो ये जूनागढ़ का अभिलेख है ना, गणिये बार एग्जाम में आ लिया, ये जूनागढ़ का अभिलेख पड़ा है, गुजरात में पड़ा है। और भारत के अंदर यू एकमात्र ऐसा अभिलेख है जो सबसे पहला किस भाषा में लिखा गया था, संस्कृत भाषा में लिखा गया था। यह बात याद रखनी है, क्योंकि इससे पॉइंट के माध्यम से यो क्वेश्चन घना इंपोर्टेंट बना है। ऐसे अभिलेख का नाम बताओ जो सबसे पहले संस्कृत भाषा के अंदर लिखा गया था, उस अभिलेख का नाम क्या पड़ता है, संस्कृत भाषा के अंदर लिखा जाने वाला जूनागढ़ अभिलेख। ना इसका पहले जो मान अशोक ने अभिलेख लिखवाए ना, वो अभिलेख में दोस्त किन किन भाषाओं में लिखवाए थे, प्राकृत भाषाओं में लिखवाए थे, ग्रीक व अरमाइक लिपि में भी लिखवाए दिए थे, और खरोष्टी लिपि जो पाकिस्तान तो जो अभिलेख मिले वो खरोष्टिया में मिले थे। तो यार तया बात रख लियो, जो एकमात्र ऐसा अभिलेख था मेरे दोस्त जो किस भाषा में लिखे गए थे, संस्कृत भाषा के अंदर लिखे गए थे। इसके बाद क्वेश्चन आता है, यहां से क्वेश्चन आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन जो याद रखना है, इसी रुद्रादामन ने एक झील का पुनः निर्माण करवाया था, उस झील का नाम पड़ता है मेरे दोस्त क्या, सुदर्शन झील। तो यहां से ये बात याद रख सकते हो, क्योंकि ना याद रख सकते हो, सुदर्शन झील का जो पुनः निर्माण करवाया था। लो भाई कदे गलती लिख लो, पुनः निर्माण
और लिख दूंगा, इसका जो पुनः निर्माण करवाया था ना, वो पुनः निर्माण किसने करवाया था, याद रखनी है मेरे दोस्त, किसके द्वारा लिखवाया गया था। लो यार भी लिखण में कोई अर्ज कौन जानता, तो नाम पड़ा है मेरे दोस्त के रुद्रा दामन पड़ा है। इस रुद्रा दामन ने इस अभिलेख को मेरे दोस्त इस झील का पुनः निर्माण करवाया था, जो कि यह झील पड़ा की है था पहले बताने लग रहा हूं, गुजरात में पड़ा है। ये तो पुनः निर्माण करवाया, और खाली इस झील का जो निर्माण करवाया था उसका निर्माण करवाने वाले व्यक्ति का नाम क्या पड़ा है, उसका नाम पड़ता है मेरे दोस्त के चंद्रगुप्त मौर्य पड़ता है। मैंने पिछली क्लास के अंदर मेरे हिसाब से क्वेश्चन माइंड से उतरा था, मैं बता ना पाया था कि सुदर्शन झील कहां पर निर्माण किसने, पुनः निर्माण किसने करवाया। तो आज की इस क्लास के अंदर यह क्वेश्चन जरूर लिखना है, सुदर्शन झील का जो पुनः निर्माण करवाया पुनः निर्माण रुद्रा दामन ने करवाया था, और निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करवाया गया था। और आपको मैंने एक क्वेश्चन और बताया था, सातवाहन वंश के अंदर एक व्यक्ति था जिसका नाम पड़ता है वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी पड़ता है, और इस वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी को जो 2 बार हराया था वो किसके द्वारा हराया गया था, रुद्रा दामन के द्वारा हराया गया था। इसके बाद जो तीसरा वंश आता है उस वंश का नाम पड़ता है मेरे दोस्त क्या, पार्थियन वंश पड़ता है। या तो पार्थियन वंश मिलेगा, या आपको मैंने पहले ही बता दिया था इसके स्थान पर आपको क्या याद रखना है, पहलव वंश याद रखना है। या तो पार्थियन वंश याद रखना है, या आपको मेरे दोस्त क्या याद रखना है, पहलव वंश याद रखना है। और इस पार्थियन वंश का जो संस्थापक माना जाता, सबसे पहली बात है जब हम पार्थियन वंश के अंदर जाओगे ना यार, तो सबसे पहली बात आपको क्या याद रखनी है, संस्थापकता याद रखनी है कि इस पार्थियन वंश का जो संस्थापक था उस संस्थापक का नाम क्या पड़ा है, इसके संस्थापक का नाम पड़ता है मेरे दोस्त के मिथेड्रेटस को माना जाता। तो यार यह बात याद रख लियो, इसे भाई ये नाम में है जो यार ये चीज याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में ना इसे क्वेश्चन घनी पे पूछे जा लिए, और बालक अंतर निकालेंगे तो मेरे भाई से मिथेड्रेटस से निकालेंगे, क्योंकि इन्हों सोचा ये नाम उठपटांग है, ओन देखो ना, अरे होगा गांव को भाभी दिखा उसका नाम टेक दियो मिथेड्रेटस आली, अपने आप याद हो जाएगा। जोड़ पे भी मिथेड्रेटस दिखेगी ना आपका अपने आप याद हो जाएगा, मिथेड्रेटस ही 5 बजे गोबर लेकर जाओगी, बस यह बात याद रख लियो। तो पार्थियन वंश या पहला वंश का संस्थापक कौन था, मिथेड्रेटस को माना जाता है, और ये पहला ऐसा वंश है जहां से एडी की शुरुआत हुआ था। इस बात ने याद रखियो रे, यो एक ऐसा विदेशी आक्रमण है जहां से एडी की शुरुआत हुआ, या इसके स्थान पर आपको हिंदी में लिखना है ईसवी की शुरुआत हुआ। इससे पहले मेरे दोस्त किसकी शुरुआत लिखा करते थे हम, ईसा पूर्व लिख दिया था, लेकिन यू एक वंश ईसा वंश है जिंगे किंग्या की शुरुआत हुआ था, ईसवी की शुरुआत हुआ था। इसके बाद आपको याद रखना मेरे दोस्त क्या, ये ऐसा फाउंडर है जो कभी, एक ऐसा संस्थापक जो कभी भारत नहीं आया। तो ये मिथेड्रेटस जो प्रथम है ना, ये ऐसा शासक है जो कभी भी भारत नहीं आया था, भारत नहीं आया था। तो याद रख लोगे, ऐसे विदेशी संस्थापक का नाम बताओ जो कभी भारत नहीं आया, उसका नाम क्या पड़ता है, मिथेड्रेटस प्रथम पड़ता है। इसके बाद क्वेश्चन लिखना है, इन पहलव वंश के अंदर जो सबसे पहले भारत आने वाला शासक था, सबसे पहले भारत आने वाला शासक था। तो इस वंश के अंदर इसे व्यक्ति का नाम बताओ जो सबसे पहला भारत आया था, उसका जो नाम पड़ता है ना, उसका नाम पड़ता है मेरे दोस्त क्या, गोड़ोफनिस पड़ता है। तो गोड़ोफनिस जो था ना, यू व्यक्ति एक पार्थियन वंश के अंदर एक ईसा व्यक्ति था जो सबसे पहला भारत आया, और इसके साथ साथ में दोस्त जो सबसे पहला भारत आया ना, तो इसी गोड़ोफनिस के शासनकाल में है ना इजराइल तय, इसी गोड़ोफनिस के शासनकाल में इजराइल से हो जाता है कई बार जो मेरे दोस्त ये गोड़ोफनिस के शासनकाल में है ना, इजराइल से मेरे दोस्त कौन आया था, जो ये चर्चा में जो जावे है ना, तो इसके साथ साथ एक व्यक्ति आता जिसका नाम पड़ा है सेंट थॉमस।
अपने ईसाई धर्म का प्रचार करने खातिर आया था। सेंट थॉमस यो इजराइल का था, किसके शासन काल में आया? गोडोफन इसके शासन काल में आया। और भारत आने के बाद इसने भारत की सबसे पहली, भारत की सबसे पहली चर्च का निर्माण करवाया। भारत में जो सबसे पहली चर्च बनाई थी ना, इस सेंट थॉमस ने बनाई थी। और वह जो चर्च बनाई ना, वह चर्च बनाई थी, उस चर्च का नाम पड़ा है सेंट थॉमस चर्च पड़ता है। पहली जो चर्च का नाम पड़ा है सेंट थॉमस चर्च पड़ा है। और यह चर्च जो बनाई, यह चर्च किंग बनाई थी मेरे दोस्त, केरल में बनाई थी। दो चर्च किंग बनाई, केरल में बनाई थी। इसके बाद में दोस्तों जो चौथा वंश की शुरुआत होगी कुषाण वंश की, वो आपको अगली क्लास के अंदर मिलेगा। आज की इस वीडियो के अंदर मेरे दोस्त इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे दोस्त इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय गौ माता।